दोस्तों, आज हम उर्दू अदब और कुछ हद तक हिंदी साहित्य की एक ऐसी नामवर हस्ती के बारे में बात करेंगे जो अपनी रचनाओं के दम पर आज भी जिंदा हैं। हालांकि उनका इंतकाल हुए करीब 65 साल गुजर चुके हैं। वे अनडिवाइडेड हिंदुस्तान में पैदा हुए और बम्बई यानी कि आज का मुंबई में उन्होंने अपना ज़्यादा वक्त गुजारा। लेकिन पार्टीशन के बाद वो 1948 में पाकिस्तान चले गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सादत हसन मंटो की। मंटो की कहानियों में जिंदगी की नंगी सच्चाइयाँ थीं। मंटो अपनी लघु कथाएं जैसे बू, खोल दो, ठंडा गोश्त और टोबा टेक से के लिए खासे मशहूर हुए। उनके चाहने वाले आज भी सरहद के दोनों तरफ हैं। कहानीकार होने के साथ साथ उन्होंने फिल्म और रेडियो के लिए पटकथाएं भी लिखी और जर्नलिज्म का काम भी किया। कहानियों में अश्लीलता के आरोप की वजह से मंटो को 6 बार अदालत जाना पड़ा था, जिसमें से 3 बार पाकिस्तान बनने से पहले ब्रिटिश इंडिया में और 3 बार पाकिस्तान बनने के बाद लाहौर में। लेकिन एक बार भी मामला साबित नहीं हो पाया। दोस्तों, यहां आपको एक बात और बताना चाहता हूं। 2018 में नंदिता दास ने उनकी जिंदगी पर एक बेहतरीन फिल्म बनाई थी जिसका नाम था मंटो, और इस फिल्म में मंटो का किरदार निभाया था मशहूर फनकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। दोस्तों, आपके लिए आज मैं मंटो की मशहूर कहानी खोल दो पेश कर रहा हूं। कहानी में हिंदुस्तान से पाकिस्तान के तकसीम होने के वक्त का दर्दनाक वाकया है। दरिंदगी दोनों तरफ ही हुई। जो मुसलमान यहाँ से वहाँ गए उन्हें भी बहुत कुछ सहना पड़ा। इस कहानी का अंत आपको अंदर तक हिला कर रख देगा। लीजिए, पेश है कहानी खोल दो। अमृतसर से ट्रेन दोपहर के 2 बजे चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, अनेक जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी ज़मीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों, औरतों और बच्चों का उमड़ता समंदर देखा तो उसकी सोचने समझने की कुव्वतें और भी कमज़ोर हो गई। वह देर तक गद्दे आसमान को टकटकी बांधे देखता रहा। यूँ तो कैंप में शोर बहुत मचा हुआ था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कोई उसे देखता तो यह ख्याल करता कि वह किसी गहरी नींद में गर्क है, मगर ऐसा नहीं था। उसके होश व हवास गायब थे। उसका सारा वजूद शून्य में लटका हुआ था। गद्दे आसमान की तरफ बगैर किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराईं। तेज़ रोशनी उसके वजूद की रग रग में उतर गई और वह जाग उठा। ऊपर तले उसके दिमाग में कई तस्वीरें दौड़ गईं। लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह उसने चारों तरफ फैले हुए इंसानों का समंदर खंगालना शुरू कर दिया। पूरे 3 घंटे वह सकीना सकीना पुकारता पूरे कैंप की खाक छानता रहा, मगर उसे अपनी जवान इकलौती बेटी का पता न मिला। चारों तरफ एक धांधली सी मची हुई थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई माँ, कोई बीवी, कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और दिमाग पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहाँ अलग हुई। लेकिन सोचते सोचते उसका दिमाग सकीना की माँ की लाश पर जम जाता, जिसकी सारी अंतड़ियाँ बाहर निकली हुई थी, और उससे आगे वे कुछ और न सोच पाता। सकीना की माँ मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था। लेकिन सकीना कहाँ थी जिसके विषय में उसकी माँ ने मरते हुए कहा था, मुझे छोड़ दो और सकीना को लेकर जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। सकीना उसके साथ ही थी। दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था। उसे उठाने के लिए उसने रुकना चाहा था। सकीना ने चिल्लाकर कहा था, अब्बा जी छोड़िए, लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया था। यह सोचते सोचते उसने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा
और उसमें हाथ डालकर एक कपड़ा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा था, लेकिन सकीना कहाँ थी? सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर वह किसी नतीजे पर न पहुंच सका। क्या वह सकीना को अपने साथ स्टेशन तक ले आया था? क्या वह उसके साथ गाड़ी में सवार थी? रास्ते में जब गाड़ी रोकी गई थी और बलवाई अंदर घुस आए थे, तो क्या वह बेहोश हो गया था जो वे सकीना को उठाकर ले गए? सिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई भी नहीं था। उसको हमदर्दी की ज़रूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फंसे हुए थे, सबको ही हमदर्दी की ज़रूरत थी। सिराजुद्दीन ने रोना चाहा, मगर आंखों ने मदद नहीं की। आंसू न जाने कहाँ गायब हो गए थे। 6 रोज़ बाद जब होश हवास किसी कदर दुरुस्त हुए, तो सिराजुद्दीन उन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। 8 नौजवान थे जिनके पास लाठियाँ थीं, बंदूकें थीं। सिराजुद्दीन ने उनको लाख लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। गोरा रंग है, बहुत खूबसूरत है, मुझ पर नहीं अपनी माँ पर गई है। उम्र 17 वर्ष के करीब है, आंखें बड़ी बड़ी, बाल स्याह, दाहिने गाल पर मोटा सा तिल। मेरी इकलौती लड़की है, ढूंढ लाओ, खुदा तुम्हारा भला करेगा। रजाकार नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई, चंद ही दिनों में उसके पास होगी। 8 नौजवानों ने कोशिश भी की। जान हथेली पर रखकर वे अमृतसर गए। कई मर्दों और बच्चों को निकाल कर उन्होंने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। 10 रोज गुजर गए, मगर सकीना कहीं नहीं मिली। एक रोज इसी खिदमत के लिए लारी पर अमृतसर जा रहे थे कि छरटे के पास सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लारी की आवाज़ सुनकर वह बिदकी और भागना शुरू कर दिया। रजाकारों ने मोटर रोकी और सब के सब उसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने लड़की को पकड़ लिया। दाहिने गाल पर बहुत मोटा सा तिल था। एक लड़के ने उससे कहा, घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग और भी जर्द हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब तमाम लड़कों ने उसे दम दिलासा दिया तो उसकी दहशत दूर हुई। उसने मान लिया कि वह सिराजुद्दीन की बेटी सकीना ही है। 8 रजाकार नौजवानों ने हर तरफ से सकीना की दिलजोई की। उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया और लारी में बिठा दिया। एक ने अपना कोट उतार कर उसे दे दिया, क्योंकि दुपट्टा न होने के कारण वह बहुत उलझन महसूस कर रही थी और बार बार बाहों से अपने सीने को ढकने की कोशिश में लगी हुई थी। कई दिन गुजर गए, सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर न मिली। वह दिन भर विभिन्न कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता रहा, लेकिन कहीं से भी उसकी बेटी का पता न चला। रात को वह बहुत देर तक उन रजाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगता रहा, जिन्होंने उसको यकीन दिला दिया था कि अगर सकीना जिंदा हुई तो चंद दिनों में ही उसे ढूंढ निकालेंगे। एक रोज सिराजुद्दीन ने कैंप में उन नौजवान रजाकारों को देखा। लारी में बैठे हुए थे। सिराजुद्दीन भागा भागा उनके पास गया। लारी चलने ही वाली थी। उसने पूछा, बेटा, मेरी सकीना का पता चला? सबने एक जवाब होकर कहा, चल जाएगा, चल जाएगा, और लारी चला दी। सिराजुद्दीन ने एक बार फिर उन नौजवानों की कामयाबी की दुआ मांगी और उसका जी किसी कदर हल्का हो गया। शाम के करीब कैंप में जहाँ सिराजुद्दीन बैठा था, उसके पास ही कुछ गड़बड़ सी हुई। 4 आदमी कुछ उठा कर ला रहे थे। उसने मालूम किया तो पता लगा कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग उसे उठाकर लाए हैं। सिराजुद्दीन उनके पीछे हो लिया। लोगों ने लड़की को अस्पताल वालों के सुपुर्द किया और चले गए। कुछ देर बाद वह ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े हुए लकड़ी के खंभे के साथ लगकर खड़ा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। कमरे में कोई भी नहीं था। एक स्ट्रेचर था जिस पर लाश पड़ी हुई थी। सिराजुद्दीन छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा। कमरे में अचानक रोशनी हुई।
सिराजुद्दीन ने लाश के जर्द चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखा और चिल्लाया, सकीना। डॉक्टर, जिसने कमरे में रोशनी की थी, उसने सिराजुद्दीन से पूछा, क्या है? सिराजुद्दीन ने हलक से सिर्फ इस कदर निकल सका, जी मैं इसका बाप हूं। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर खड़ी हुई लाश की नब्ज टटोली और सिराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो। सकीना के मुर्दा जिस्म में जुम्बिश हुई। बेजान हाथों से उसने इजार बंद खोला और सलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है मेरी बेटी, जिंदा है। डॉक्टर सिर से पैर तक पसीने में गर्क हो गया। दोस्तों, इस बेहद दर्दनाक मोड़ पर मंटो की लिखी हुई कहानी खोल दो खत्म होती है। विभाजन के दौरान सरहद के इस पार और उस पार इस तरह के कई खौफनाक हादसे हुए थे, लेकिन अफसोस ऐसा लगता है हमने सब कुछ भुला दिया है। अब अपने आवाज के दोस्त को इजाजत दीजिए, फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर होऊंगा। नमस्कार, खुदा हाफिज।